पास जो सबसेल होते हैं फॉर अ फर्स्ट सेल के लिए एक सबसेल हमारे पास होता है, सेकंड सेल के लिए दो सबसेल हमारे पास होता है। रुकिएगा 2 मिनट। एम जो सबसेल है, मतलब जो हमारा थर्ड सबसेल है एम सेल है, उसके लिए 3 सबसेल होते हैं। और एन जो सेल है उसके लिए हमारे पास 4 सबसेल होते हैं। ठीक है, एक सबसेल के लिए एस होता है, एल के लिए एस और पी होता है, और जो आपका एम होता है, रुकिए, एम के लिए क्या हो जाएगा, एस हो जाता है, पी हो जाता है और डी। और जो एन है, ये एन है, ठीक है, एन के लिए क्या हो जाएगा, एस, पी, डी और एफ। ये सारे हमारे क्या है, सब सेल हैं। और पर्टिकुलर हर सेल के लिए एक सब सेल होता है। समीक्षा को बोलिए मैंने उसको ऐड कर लिया है, बट वो दोबारा रीजॉइन कर रहे हैं। तो ये सारे सब सेल्स थे। अब इन सब सेल्स में मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है, उस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। पर्टिकुलर हर सब सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। और इस डिफरेंट सब सेल की अगर आप फिलिंग देखोगे तो एस पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी पे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो हमारा डी होता है उस पे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एफ पे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये सारी चीजें हमने ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या की, देख ली। ठीक है, इन सारे के बेसिस पे हमने इसको देख लिया। और एक और बात इसमें मैं आपको ऑर्बिट के बारे में भी बता देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऑर्बिट कैसे समझोगे, तो मैंने बोला था जो ऑर्बिट होता है उसका हम रिप्रेजेंटेशन इस स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म पे करते हैं। और इस स्क्वायर बॉक्स के फॉर्म पे जब आप उसका रिप्रेजेंटेशन करोगे तो होगा क्या, देखिए, इस स्क्वायर बॉक्स के में एक स्क्वायर बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब एस के पास जो नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक जो हमारा ऑर्बिट है उस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको कितने ऑर्बिट की जरूरत होगी, 3 ऑर्बिट की जरूरत होगी। तो जो पी सबसेल होता है उसके पास 3 ऑर्बिट होते हैं। डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिट पे कितने हैं, 2 है, तो डी सबसेल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 5 का हो जाएगा। मतलब डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिट प्रेजेंट होंगे। और एफ पे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, टोटल 7 ऑर्बिट पे हमारे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जो एस होता है उसके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 होता है, पी के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 होता है, डी के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट 5 होता है, और एफ के पास नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने प्रेजेंट होते हैं, 7 प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं ऑर्बिट के बेसिस पे आगे आप एक प्रिंसिपल पढ़ोगे जिसको बोला जाता है अबाउ प्रिंसिपल। इसको क्या बोला जाता है, अबाउ प्रिंसिपल बोला जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस। तो देखिए, आपका जो एस है उस पे कितने ऑर्बिट, एक ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, पी पे मैक्सिमम 3, डी पे 5 और एफ पे कितने आते हैं, 7 ऑर्बिट आते हैं। ठीक है, अब इन 7 ऑर्बिट को मैंने किस बेसिस पे निकाला है, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बेसिस पे आए, 2n स्क्वायर फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखो इस पे होता क्या है कि आप क्वांटम नंबर कैसे निकालोगे।
इस चीज को यहाँ पे आप समझोगे कि आप क्वांटम नंबर कैसे निकालोगे। तो देखिए क्वांटम नंबर निकालने के लिए कल ही मैंने बोला था कि जैसे सपोज आपको 2s2 गिव किया गया, तो इस 2s2 में आपको 4 क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है, n, l, m और s, जिसमें n आपका क्या हो जाएगा, n आपका 2 हो जाएगा जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। l आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अगर l 0 है तो m भी 0 हो जाएगा, और s क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिट है s में, ठीक है, s में कितना ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन का जो एरो है वो कैसा है, डाउनवर्ड एरो है, तो आप उसको किस फॉर्म पे डिनोट करोगे, माइनस ऑफ के फॉर्म पे। तो यहाँ पे हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो 4 क्वांटम नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल 2 हो जाएगा, l इज इक्वल 0 हो जाएगा, m इज इक्वल 0 और s इज इक्वल माइनस हाफ हो जाएगा। अब सपोज करिए यहाँ पर 2 ना लिखा होके क्या लिखा होता, 1 लिखा होता, ठीक है, 1 लिखा होता तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते, तो ये मेरा ऑर्बिट हो जाता और ऑर्बिट पे एक ही इलेक्ट्रॉन आता, और ये एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन पे है, तो सारी चीजें तो सेम होती बट s का वैल्यू क्या हो जाता, प्लस हाफ हो जाता। समझ रहे हो, तो इस तरीके से आपको क्वांटम नंबर निकालना होगा। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे आपको गिव किया जाता है 2p6, 2p6 आपको गिव किया जाता है, और इसके लिए बोला जाता है कि आपको 4 क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है। तो n इज इक्वल, देन l इज इक्वल, फिर आपको m कैलकुलेट करना है और उसके बाद s कैलकुलेट करना है। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2, l का वैल्यू p है मतलब कितना आएगा 1 आएगा, अगर इसका वैल्यू 1 है मतलब m का वैल्यू आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, -1, 0 और +1 तक, ठीक है, और s का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरे पास ऑर्बिट कितने हैं, 3 ऑर्बिट हैं, फुलफिल करो 1 2 3 4 5 6। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसा है, डाउनवर्ड एरो पे, डाउनवर्ड एरो रहता है तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं, माइनस हाफ का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा। तो n इज इक्वल 2 हो गया, l इज इक्वल 1, m इज इक्वल -1, 0 और +1, और s इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे सपोज डी की बात करते हैं, ठीक है, डी आपका है, ये मान के चलिए डी आपका कितना है 3d5 है, ठीक है, 3d5 है, और इसके लिए बोला जाता है आप 4 क्वांटम नंबर कैलकुलेट करिए, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर का कैलकुलेशन देखिए, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, d का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, m का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, -1, 0, +1, +2, ठीक है, और s का वैल्यू सबसे पहले d में कितने ऑर्बिट रहते हैं 5 ऑर्बिट, आपने अभी देखा 5 ऑर्बिट रहते हैं, यहाँ पे 5 ऑर्बिट बनाओ, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन, जब तक सारे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो जाते ना तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कैसा आया, अपवर्ड एरो आया, अपवर्ड एरो आया मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन किससे करोगे, प्लस हाफ से करोगे, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको गिव किया जाता है तो हम उसका क्या निकालते हैं, क्वांटम नंबर का वैल्यू निकालते हैं, और वो क्वांटम नंबर जो हमको दिया हुआ कॉन्फ़िगरेशन होगा उस कॉन्फ़िगरेशन को देख के क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उस क्वेश्चन के आंसर आप सभी मेरे को देंगे, ठीक है, मैंने जितना एक्सप्लेन कर अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है आपके लिए, जैसे आपको 3s2 दिया गया, इसके 4 क्वांटम नंबर बताइए n, l, m और s, बताइए इसके 4 क्वांटम नंबर कौन से होंगे, मैम n की वैल्यू 3 हो जाएगी। हाँ
n की वैल्यू 3, हाँ l की वैल्यू 0, हाँ फिर m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी एंड s की वैल्यू -1/2। वेरी गुड। अब सपोज आपको ये दिया जाता है, ये बताइए इसमें n की वैल्यू 4, हाँ l की वैल्यू 1, हाँ m की वैल्यू -1 0 +1, हाँ s की वैल्यू 6 है तो -1/2। वेरी गुड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन दूंगी। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। बताइए, इसके लिए आप लोग n की वैल्यू 4, हाँ l की वैल्यू 3, हाँ m की वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 हाँ और s की वैल्यू +12। प्लस ऑफ। वेरी गुड। क्लियर है? फोर क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करना है आपको, सभी को बताइए। हाँ ये यस मैथमेटिक्स। मैम। हाँ क्लियर है या नहीं बताइए। यस मैम। हाँ यस मैम। से बेटा इसको आपको थ्योरेटिकल नहीं पढ़ना है, आपको इसको मैथमेटिकली पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होगा क्या, आपको एक सिंगल एटम दिया जाएगा, उस एटम का आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे और कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आपको उसका फोर क्वांटम नंबर क्या करना होगा, निकालना होगा। तो वही चीज मैंने आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। आपके बुक में ही दिए हुए हैं, रुकिए। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उसके आंसर्स मुझे देंगे। बुक में आंसर्स भी है बट देख के आंसर्स नहीं करेंगे आप सब। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे देखो क्या दिया हुआ है कि आपके पास, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, n का वैल्यू अगर आपके पास 1 है और l का वैल्यू 0 है तो वो कौन से ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा, वो बताइए sp-df सब सेल में। बताइए आंसर। हाँ बोलो। S वॉइस नहीं आ रही है आपकी, किसको रिप्रेजेंट करेगा, s को। ठीक है, हाँ अब आंसर करिए आप। अगर आपके पास n का वैल्यू, ये d वाली का आंसर करिएगा, n का वैल्यू आपके पास 2 है और l का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स वो कौन से क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। P P मैम P कौन सा p बोलोगे आप उसको। 2P। तो ठीक है, वेरी गुड, मतलब आपको समझ आ गया है। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, n का वैल्यू आपके पास 4 है और l का वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या है। S
एफ। कौन सा एफ? एफ 4F। 4F। ठीक है, चलिए तो आप सभी नेक्स्ट हम देखते हैं। हो जाएगा अभी, बोल रही तो असाइनमेंट किसने अपना माइक ऑन किया है? ऑफ करिए। महक, महक अपना माइक ऑफ करो। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या दिया हुआ है? शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अभी तक जो भी आपने पढ़े, जैसे एस है, पी है, डी है, एफ है, तो उन सभी का शेप क्या होता है, उसके शेप को कैसे पता किया जाता है, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे बताया गया है। ठीक है, तो हम इसके शेप के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दिए हुए हैं, जिसमें एस ऑर्बिटल का जो शेप है वो बताया गया है, पी ऑर्बिटल के शेप को बताया गया है और डी ऑर्बिटल के शेप को बताया गया है। इन तीनों ऑर्बिटल के शेप को यूज करते हुए आगे आप हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट की। तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के सराउंड में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पूछा जाएगा तो 3 डायमेंशनल स्पेस, मतलब उसका जो आउटर मोस्ट एरिया होता है वहां पर ये ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्बिटल क्या होते हैं? इन सभी को सबसेल के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है और ये सबसेल न्यूक्लियस के काफी नजदीक प्रेजेंट होता है। तो जिस सबसेल में जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक वो प्रेजेंट होगा, उसके पास एनर्जी का अमाउंट कितना होता है, उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, और वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सपोज हम ये करते हैं कि बोरबरी स्कीम के थ्रू की उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है कि 2n² फॉर्मूला के बेस पे फर्स्ट सबसेल होगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, हमारे पास सेकेंड सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके सब सेल में प्रेजेंट होंगे। ये सारी चीजें तो हमने देख ली। तो अगर हमारे पास फर्स्ट सेल यहाँ पे है तो इसके अंतर्गत एक सब सेल आएगा जिसको एस सब सेल बोला जाएगा। सेकेंड सेल यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसमें 2 सब सेल आएंगे जिसको एस और पी बोला जाएगा। थर्ड सब सेल यहाँ पे है तो इसमें 3 सब सेल आएंगे जिसको एस, पी और डी बोला जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एस है। ठीक है, अब ये कौन से सेल का एस है, फर्स्ट सेल का, तो इसको क्या लिखोगे, 1s लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे भी एस प्रेजेंट है लेकिन ये कौन से सेल का एस है, सेकेंड सेल का एस है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2s लिखोगे। तो यहाँ पर 2 किसको बता रहा है, सेकेंड सेल को बता रहा है। इसके बाद ये जो p है ये कौन से सेल पे प्रेजेंट है, सेकेंड सेल पे प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे, 2p लिखोगे। अब इसके बाद इस वाले s की बात करूं जो थर्ड सेल में प्रेजेंट है उसको क्या लिखोगे आप, 3s लिखोगे। इसके बाद जो p आता है उसका रिप्रेजेंटेशन थर्ड सेल में प्रेजेंट होने की वजह से हम 3p लिखेंगे। इसके बाद d की बारी आती है, d हमारा थर्ड सेल में प्रेजेंट है तो उसको आप क्या लिखोगे, 3d लिखोगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका फोर्थ सेल आता है, फोर्थ सेल में कौन कौन से सब सेल आ जाएंगे, एस आ जाएगा, पी आ जाएगा, डी आ जाएगा और एफ आ जाएगा। तो इसके एस को क्या बोला जाएगा, 4s बोला जाएगा, पी को क्या बोला जाएगा, 4p बोला जाएगा, डी को क्या बोला जाएगा, 4d बोला जाएगा। ठीक है, और एफ को क्या बोला जाएगा, 4f बोला जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एनर्जी का अमाउंट देखो, कौन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, 1s सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। फिर उससे ज्यादा नियरेस्ट देखा जाए तो 2s है। 2s और 2p क्या है, सेम सब सेल पे प्रेजेंट है। अब इसके लिए आप क्या निकालोगे, n+l एक रूल होता है, उस रूल के बेसिस पे इसको काउंट किया जाता है। काउंट कैसे करते हैं, देखो जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, 2s और 2p है और दोनों के दोनों किस में है, सेकेंड सब सेल में है। सेकेंड सब सेल में है, सॉरी सेल में है, तो 2s n+l रूल के बेसिस पे ये मेरा n का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, l का वैल्यू है। ठीक है, तो 2s को कैसे लिखेंगे, 2, n का वैल्यू है 2,
प्लस एल का वैल्यू क्या है, फॉर एस एल का वैल्यू 0 होता है, इज इक्वल करो कितना आएगा, 2 आएगा। अब बात करते हैं 2p की। 2p की बात करोगे तो n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, और p का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो 2 + 1 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, उस बेस पे हमको क्या करना है, इसमें एनर्जी का जो अमाउंट होता है उसके बारे में पता करना है सब सेल में। मतलब एक सेल में अगर 2 ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं तो उस दोनों ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस कौन ज्यादा नियरेस्ट हो गया, 2 वाला ज्यादा नियरेस्ट हो गया किसके, न्यूक्लियस के, क्योंकि n+l जब हम रूल फॉलो करते हैं तो उन दोनों का एडिशन करने पर वैल्यू मुझे 2 मिलता है, और जब 2p का एडिशन करती हूँ तो वैल्यू मुझे कितना मिलता है, 3 मिलता है। मतलब 3 वाले का डिस्टेंस ज्यादा है और 2 वाले का डिस्टेंस कैसा है, पास है। तो एक सेल में प्रेजेंट जो सब सेल होते हैं उन सब सेल में भी एनर्जी का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और वो एनर्जी का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, n+l रूल के बेसिस पे। अगर n+l की वैल्यू हमारे पास कम आई, इसका मतलब है वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक प्रेजेंट है और उसके पास एनर्जी का अमाउंट भी ज्यादा है। और अगर n+l की वैल्यू ज्यादा आ रही है, दैट मीन्स वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस में प्रेजेंट है और उसके पास एनर्जी का अमाउंट भी कैसा है, कम है। कम क्यों है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस में प्रेजेंट है, इस वजह से। ठीक है, तो ऐसे हम पर्टिकुलर हर एक सेल का क्या पता करते हैं, एनर्जी लेवल पता करते हैं। और वो एनर्जी लेवल कहाँ से होता है, उसके न्यूक्लियस से होता है। न्यूक्लियस सेंटर पे होता है, उसके आउटर मोस्ट सेल पे सेल होते हैं और उस सेल में बहुत सारे सब सेल होते हैं। तो सब सेल में एनर्जी का डिफरेंस होता है और ये एनर्जी डिफरेंस उसके न्यूक्लियस से उस सब सेल का जितना भी डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब इस एनर्जी डिफरेंस के बेसिस पे पर्टिकुलर ऑर्बिट का एक शेप होता है। ठीक है, तो शेप एस ऑर्बिट का क्या होता है, पी ऑर्बिट का क्या होता है, डी ऑर्बिट का क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जिस ऑर्बिट का शेप बताया जा रहा है वो आपका कौन सा ऑर्बिट है, एस ऑर्बिट है। एस ऑर्बिट को मैंने क्या बोला था, काफी शार्प होता है। अगर हम उसका डिफाइन देखें तो जो एस सबसेल होता है, जिसके लिए एस हमारा सबसेल है, दैट मींस हम उसको क्या बोलेंगे, अजीमुथल क्वांटम नंबर बोलेंगे, जो कि किसको बताएगा, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ये बात हमको पता है कि अजीमुथल क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि हमारे जो सबसेल है उसका ओरिएंटेशन कैसा है। तो जब एस वाले सबसेल का ओरिएंटेशन देखा जाता है, मतलब उसका एक्चुअल डायरेक्शन देखा जाता है, तो ये पता चलता है कि जो एस सबसेल है वो कौन से शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। दैट मींस वो न्यूक्लियस के सराउंड एरिया में एक इक्वल अमाउंट में क्या कर रहा है, ओरिएंट कर रहा है जो भी इलेक्ट्रॉन है उस सबसेल पे प्रेजेंट वो। ठीक है, और उस बेसिस पे जो एस सबसेल है उसको कौन से शेप का बोला गया, वो स्फेरिकल शेप का होता है, ऐसा बोला गया। और स्फेरिकल शेप को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। इसको सिमेट्रिकल बोलने का मेन रीजन क्या है, बिकॉज उसकी सिमेट्री, उसका जो एक लेवल है या फिर एनर्जी है इन अ पर्टिकुलर एरिया कैसा है, सेम है। इस वजह से उसको क्या बोला जा रहा है, सिमेट्रिकल बोला जा रहा है। और इसी सिमेट्रिकल सबसेल या स्फेरिकल सबसेल पे तो हमको ये पता चल गया कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो कौन से शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। और इसी स्फेरिकल शेप में हमारे जो डायरेक्शन होते हैं, दैट इज एक्स डायरेक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन, और इसके सेंटर से क्या आ जाएगा हमारा, जेड डायरेक्शन, जिसको 3 डायमेंशनल स्पेस भी बोला जाता है। और इसी न्यूक्लियस के सराउंड में इस फॉर्म पे एस ऑर्बिटल का हमको क्या दिखाई देता है, शेप दिखाई देता है जब हम उसको फाइंड आउट करते हैं तो। और इसी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पाए जाने की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब
सब सारे अगर आप सेल्स बनाते जाओगे तो सब में एसएस ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। अब ये एसएस जो ऑर्बिटल है या एसएस जो सब सेल है, अभी मैंने बताया कि अगर कोई 1s है तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, 2s है तो वो ज्यादा डिस्टेंस में है, 3s है तो वो कम डिस्टेंस में है, सॉरी और ज्यादा डिस्टेंस में है। मतलब देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर मैं 1s की बात करूंगी तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, 2s की बात करूंगी तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, 3s की बात करूंगी तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, 4s की बात करूंगी तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो पहले का डिस्टेंस देखो। अब ये न्यूक्लियस है मेरा, ठीक है। इस न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट क्या है, प्रोटॉन, और इस सेल में प्रेजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये तो है पॉजिटिव चार्ज का और ये है नेगेटिव चार्ज का। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्शन से खींचेगा या इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्शन से खींचेगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। ज्यादा फोर्स लगा रहा है मतलब यहाँ पर एनर्जी का एबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर फोर्स लगाएगा एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट सबसेल, लास्ट सबसेल में जो एनर्जी लगा रहा है वो क्या होगा, कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको कहाँ पे मिलेगा बेटा, जो फर्स्ट सबसेल है आपका, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। और जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल से अट्रैक्शन कम होता जाता है या डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है या लो होती जाती है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल का शेप हमको पता चला, उस ऑर्बिटल पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है। और सबसे पहले कौन से सबसेल पे हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा पूछा जाएगा, तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट सबसेल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसके बाद उस अदर डिस्टेंस वाले, देन उसके बाद अदर डिस्टेंस वाले, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होने की वजह से उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने के कारण वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एस ऑर्बिटल, देन उसका शेप और वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि 1s में, 2s में और 3s में किसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो आपका ऑर्डर क्या होगा, 1s होगा, फिर 2s होगा और फिर क्या होगा, 3s होगा। और ऐसा क्यों, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सबसेल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है जो भी हमारे एम्प्टी सबसेल्स होते हैं, मतलब सपोज इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और इसमें क्या है, प्रेजेंट है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक नोड के फॉर्म पे किया जाता है। नोड के फॉर्म का मतलब, मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हाइड्रोजन का, ठीक है, 1s1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। 1s1 क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ये फर्स्ट सेल में प्रेजेंट होगा, और फर्स्ट सेल में जो सब सेल होता है वो s होता है, और इलेक्ट्रॉन कितना 1 होता है हाइड्रोजन पे, तो मैंने 1 लिखा, ठीक। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाने बोला जाएगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगी और इसके साथ लिखा है 2s0, मतलब जो 2s है बाद वाला जो सबसेल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इस फॉर्म पे मैंने इसको लिख दिया। तो देखो अब होगा क्या, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1s1, एक हमारा स्फेरिकल शेप का हो गया। इस एक्चुअल में इसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको मैं इस फॉर्म पे लिख देती हूँ, ठीक है, एक पॉइंट बना देती हूँ। अब 2s है, 2s पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो 2s पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है उसको मैं एक नोड के फॉर्म पे क्या करूंगी, उसका रिप्रेजेंटेशन करूंगी कि उस पे इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द नोड। मतलब ये हमारा इस फॉर्म पे होगा और इस पे एक छोटा सा नोड बना दो, ठीक है।
ये नोड हमको क्या बता रहा है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सबसेल्स को सेपरेट करने के लिए नोड्स हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के बीच में यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका पी सबसेल। पी सबसेल हमारा जनरली हम देखते हैं कि पी सबसेल में कितने ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं। 3 ऑर्बिट क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पी के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन के फुलफिलमेंट के लिए मेरे पास 3 ऑर्बिट होता है और इस 3 ऑर्बिट का अगर आप नोमेनक्लेचर करोगे तो ये 3 डायरेक्शन को आपको बताएगा, एक एक्स वाले डायरेक्शन को, एक वाई वाले डायरेक्शन को और एक जेड वाले डायरेक्शन को। और कौन से ऑर्बिट पे प्रेजेंट है, पी ऑर्बिट पे प्रेजेंट है, जिसको पी एक्स बोला जाएगा, पी वाई बोला जाएगा और पी जेड बोला जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्बिट के लिए अलग अलग इसका क्या होता है, शेप ना बोला जाए, शेप तो सेम होता है बट रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, और जो पी ऑर्बिट होता है वो कौन से शेप को डिनोट करता है, एक डम्बल शेप को। डम्बल शेप को क्यों, क्योंकि इस ऑर्बिट के बीच में ये ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो आ जाता है, जिसको हम किस फॉर्म पे शो करते हैं, एक नोट के फॉर्म पे शो करते हैं। ठीक है, जिस वजह से पी ऑर्बिट में हम अगर शेल की बात करेंगे, सॉरी सब सेल की बात करेंगे, तो वो कौन से शेप को रिप्रेजेंट करता है, एक डम्बल शेप को वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डी ऑर्बिटल के शेप के बारे में और कुछ पी ऑर्बिटल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम, चलिए, हाँ बोलिए। मैम वो बोलिए प्रोजेक्ट आप बोलिए। 2 ही सेंड किया। 2 ही सेंड की हूँ, हाँ आज मुझे मिलेगा ना तो मैं लगभग 1 बजे आपको सेंड करूंगी। ठीक है, यस मैम। हाँ ठीक है चलिए। यस मैम।